हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली अपना नेक्स्ट लेक्चर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो अपन ने डिस्कस किया था तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना पूरा कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आज अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखें आप क्या है, वन बाय वन सारे पॉइंट्स अच्छे से एनालाइज करें। जो लास्ट लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस किया था पहले वो मैं आपको एक बार एनालाइज करवा रहा हूँ कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स के जो फंक्शंस हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन के अंदर वर्क करते हैं। No doubt, all cell organelles and their outer membranes are totally structurally different from each other. जो लिपिड एंड प्रोटीन जो उनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, मान लिया। बट उनके फंक्शंस अगर कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं तो वो सेल ऑर्गेनल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूँ इसी पूरे कंप्लीट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, जिसके अंदर मैंने बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे आपको राइबोसोम देखने को मिल रहा है, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से प्रोटीन आता है, यहाँ से लिपिड आता है, और गोल्जी बॉडी के सिस फेज से वो एंटर करता है। गोल्जी बॉडी उसको मॉडिफाइड करता है, मॉडिफाइड करके ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करता है, और गोल्जी बॉडी लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी कर सकता है। ये जनरल पॉइंट है। अगर मैं वैक्यूल की बात करता हूँ तो डायरेक्ट इससे जो वेसिकल स्पेक होते हैं उनसे भी वैक्यूल की फॉर्मेशन हो सकती है। प्रायोरिटी इसी की रहती है। सेकंड नंबर पे आपका गोल्जी बॉडी। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय द वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बाय द ईआर और बाय गोल्जी बॉडी। तो प्रायोरिटी अगर दोनों एक साथ दिए हुए हैं तो ईआर की रहेगी, और अगर आपको ईआर नहीं दिया है तो आप गोल्जी बॉडी के साथ जाएंगे। स्पेशली वैक्यूल्स के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, अगर अपने बात करते हैं कि स्पेसिफिकली सेकंड जो आपका सेल ऑर्गेनल जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है वो है आपका गोल्जी एपरेटस। क्या है? गोल्जी एपरेटस। एनसीईआरटी के अंदर ये गोल्जी एपरेटस के बारे में जनरल आपको डिफाइन किया हुआ है, अच्छे से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में अच्छे से समझना। गोल्जी एपरेटस जनरल पॉइंट के साथ साथ अपने थोड़ा सा एडवांस पॉइंट इसके अंदर लेकर के चलेंगे। नो डाउट आपको लग रहा है कि ये जो फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा है इसको बहुत स्लो लेकर के चल रहे हैं सर। हाँ, मैं इसको स्लो लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों के इस चैप्टर के साथ साथ इसके अलावा आपके बेसिक्स के बुनियाद के लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्द ही। आप एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व कर पाओगे। ये बेसिक चैप्टर जिससे मैं सभी जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आपस में कंपाइल कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं चीज़ों को ना। गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट अब आ जाइए इसके अंदर अगर अपनी बात करें गोल्जी एपरेटस की, तो गोल्जी एपरेटस की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, मान लीजिए ये आपके पास में यहाँ पे न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है। ये आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है, और इधर मैं एक इसका ट्यूबुलर टाइप, रफली ट्यूबुलर टाइप मैंने यहाँ पे बनाया है ना, इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करें। ये मैंने रफ एक अपीयरेंस आपको बताया। इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसके ऊपर आपको राइबोसोम्स देखने को मिल रहे हैं। ये राइबोसोम्स राइबोफोरिन प्रोटीन इसके अंदर जो प्रेजेंट होती हैं उनके साथ अटैच रहते हैं, इसकी स्मॉलर सब यूनिट अटैच रहती है। ये सेकंड नंबर आपको स्मूथ, ये आपका SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। बात की जाए गोल्जी एपरेटस की, ये तो मैंने एक बेस बनाया है। बात की जाए गोल्जी एपरेटस की, तो गोल्जी एपरेटस आपको ऐसा दिख रहा, आपको दिख रहा आपको नियर न्यूक्लियस। गोल्जी एपरेटस के अंदर इस टाइप से आपको सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक दूसरे के साथ में स्टैक कर रही हैं। एक सिंगल में सिस्टर्नी की अगर बात करता हूँ, देखें आप, ऐसा आपको अपीयरेंस देखने को मिलता है। सीधा ही मैं स्ट्रक्चर पे आ गया। बेसिक्स जिसकी इसकी डिस्कवरी किसने कही थी वो कहानी अभी मैं आपको बताऊंगा। ये गोल्जी बॉडी का वो पार्ट जो कैसा है दिखने में, कैसा है? कॉन्वेक्स। कैसा है? कॉन्वेक्स। ये गोल्जी बॉडी का वो पार्ट जो दिखने में कैसा है? कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ये जो कॉन्वेक्स पार्ट है इसके अंदर मिलने वाले लिपिड एंड प्रोटीन्स, यहाँ पे मिलने वाले जो लिपिड एंड प्रोटीन्स होते हैं, ये लिपिड एंड प्रोटीन्स होते हैं, ये एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट होते हैं। अगर मैं इसकी सेकंड साइड की बात कर रहा हूँ, ये इसका कौन सा फेस है? ये इसका फेस है। ये वाला जो फेस आपको देखने को मिल रहा है, ये इसका जो फेस आपको देखने को मिल रहा है, ये कौन सा फेस है? ये फेस है इसका ट्रांस फेस। ये कौन सा फेस है इसका? ट्रांस फेस, ठीक है। और जो अपर साइड के अंदर देखने को मिल रहा है ये कौन सा फेस है इसका? सिस फेस। इसको अपने बोलते हैं सिस फेस। अच्छे से देख लेना, इस पे बेस्ड हर साल क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। इस साल जो क्वेश्चन आने लायक है उस पे उसके बिहाफ में मैं आपको ये सिस ट्रांस वाले पॉइंट्स बता रहा हूँ। इस साल जो क्वेश्चन आने लायक है उसके बिहाफ पे मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ। एक सिस फेस लिखा मैंने, एक ट्रांस फेस लिखा। इसी फेस को बोलते हैं इसका फॉर्मिंग फेस।
क्या बोला जाता है, फॉर्मिंग फेज बोला जाता है, और इस फेज को बोलते हैं अपने इसके मैच्योरिंग फेज। क्या वर्ड यूज करते हैं, मैच्योरिंग फेज। नो डाउट, नो डाउट इनका जो सिस एंड कॉन्वेक्स, सिस फेज और ट्रांस फेज, कॉन्वेक्स और कॉन्केव फेज, फॉर्मिंग फेज और मैच्योरिंग फेज are entirely different structurally. They can easily distinct from each other, but they are interconnected with each other. दोबारा से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक स्टार लाइन लिख रहा हूं कि नो डाउट, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, नो डाउट, नो डाउट cis and trans phase, cis and trans phase of Golgi cisternae, Golgi cisternae, cisternae is entirely different, is entirely different. Cis and trans phase of the Golgi cisternae is entirely different. No doubt, cis and trans phase of Golgi cisternae is entirely different. No doubt, ये entirely एक दूसरे से different आपको देखने को मिलता है, but they entirely different in the sense they can easily distinct in the structurally they can easily distinct, but they are interconnected, they are interconnected with each other, ठीक है। अब गोल्जी एपरेटस जो मैंने लिखा है, गोल्जी एपरेटस के बारे में एक पॉइंट आपको ये समझ में आया, अब समझ में आ रहा होगा कि गोल्जी एपरेटस के पास में सिस फेज, जो इसकी सिस फेज है, यहाँ से एक वेसिकल पैक होकर के आता है, यहाँ से एक वेसिकल पैक होकर के आता है जिसमें प्रोटीन होगा, यहाँ से एक वेसिकल पैक होकर के आएगा, एक वेसिकल पैक होकर के आएगा जिसके अंदर आपको लिपिड देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको मिलेगा लिपिड, ठीक है, यहाँ आपको मिलेगा प्रोटीन, प्रोटीन एंड लिपिड मैंने वहां पे लिखा है ना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। कहने का सेंस ये है कि सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी एपरेटस और एंटायर गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर प्रेजेंट एट इन द क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ द रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में क्लोज प्रोक्सिमिटी में रहते हैं, और नियर द न्यूक्लियस आपको क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्ट ऑफ टाइम इसके आउटर मेम्ब्रेन के साथ में कॉन्टिन्यूशन के अंदर होता है। तो 2 पॉइंट एनसीईआरटी ने लिखे हुए हैं कि आपको जो गोल्जी एपरेटस है वो न्यूक्लियस के नियर बाय देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं एक पॉइंट और देखें आप, क्वेश्चन क्या है, वाई गोल्जी एपरेटस, वाई गोल्जी apparatus why Golgi apparatus are seen near the nucleus and ER and endoplasmic reticulum। रीजन क्योंकि इनका फंक्शन बिकॉज ऑफ function of Golgi is coordinated with function of endoplasmic reticulum and और जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है, इनका फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेशन के अंदर होता है, इसी वजह से वो आपको नियर बाय देखने को मिलता है। गोल्जी एपरेटस के अंदर आप इनको क्या करते हो, मॉडिफाइड करते हो। दूसरा पॉइंट। तीसरा, नंबर ऑफ सिस्टर्नी वेरी इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस्टर्नी का नंबर वेरी करता है। ये सारे पॉइंट्स मैं यहीं पे पुटअप कर रहा हूँ बेटा, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छे से देखें, एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैंने जो यहाँ पे बनाया है, ये लिपिड एंड प्रोटीन्स यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, ये लिपिड का वेसाइकल्स है और ये प्रोटीन का वेसाइकल है। इन्होंने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद में अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन के बाद में
यहाँ यहाँ बाहर आपको जो वेसिकल्स देखने को मिल रहे हैं, ये मैंने एक बनाया, एक वेसिकल मैंने यहाँ बनाया, इसके अंदर मैंने ये एक मैंने लिपिड बनाया है, दूसरा नंबर इसके अंदर मैंने प्रोटीन बनाया है। और अगर आप लिपिड एंड प्रोटीन को रिमार्क करो, यहाँ पे मैंने इनको रिमार्क किया, तो ऊपर उसको आप लिपिड प्रोटीन बोल रहे थे, यहाँ मैं बोल रहा हूँ ग्लाइकोलिपिड। क्या बोला मैंने? ग्लाइकोलिपिड। इधर मैं बोल रहा हूँ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। आपसे कोई पूछे फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, मेजर फंक्शन है मॉडिफिकेशन ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन। मेजर फंक्शन क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन। वो तो है ही बेटा, एक्रोसोम की फॉर्मेशन करता है, वो अपने बताएंगे सारे पॉइंट्स। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। आपसे कोई पूछे ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोलिपिड। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। क्लियर? ये जो फेस आपको देखने को मिल रहा है सिस एंड ट्रांस फेस, मैंने आपको बता दिया। मेजरली जो यहाँ पे आपको राइबोसोम्स देखने को मिल रहे हैं, ये किस आरईआर पे जो राइबोसोम्स मिल रहे हैं सिक्रेटरी प्रोटीन्स को बनाते हैं, कि इनका जो मेजर टारगेट रहता है वो एक्स्ट्रासेलुलर टारगेट रहता है। नो डाउट इंटर सेलुलर टारगेट भी रहेगा, बट मेजर अगर अपने देखें तो जो यहाँ से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट आपके राइबोसोम्स होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में होंगे उनका इंटरनल इंट्रासेलुलर टारगेट्स होंगे मेजरली, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होंगे उनसे जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन इस गोल्जी एपरेटस से पैक होकर के बाहर की तरफ जो वेसिकल्स बनाते हैं उनके टारगेट्स एक्स्ट्रा सेलुलर वाले ज्यादा रहते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब आ जाइए इतना बेस बनाने के बाद में कि गोल्जी एपरेटस की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? वो की थी कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो कैमिलो गोल्जी इन 1898, इन 1898 उल्लू जो था, उल्लू की नर्व सेल में, उल्लू की नर्व सेल के अंदर डिस्कवरी हुई थी। आपसे कोई पूछे कैसा स्ट्रक्चर होता है? रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। अब डिस्क लाइक हो सकता है, इट मे बी फ्लैट डिस्क और सिस्टर्नी, फ्लैट डिस्क और सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती है। रफली ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अब आ जाइए इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी के अंदर सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसका जो डेटा कि साइज क्या है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, वो कहानियाँ, ये सारी कहानियाँ मैं आपको रीड भी करवा रहा हूँ और एक एक को डिकोड भी कर रहा हूँ। एनसीईआरटी का हर एक वर्ड, हर एक लाइन अपने को अच्छे से समझ में आना चाहिए। इधर देखिए, Camillo Golgi in 1898 observed densely stained reticular structure near the nucleus. These were later named Golgi bodies after them. They consist of many flat disc-shaped sac or cisternae of the 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter. ठीक है? These are stacked parallelly to each other. Varied in number, cisternae are present in the Golgi complex. ये दिख रहा है आपको? ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया, these all are stack these all are stacked each other। दिख रहा है आपको? these all are stacked each other. Number of cisternae vary in the Golgi complex. ये फ्लैट हो सकते हैं, डिस्क लाइक सैक इनके अंदर देखने को मिल सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा ना, डिस्क शेप सैक आपको देखने को मिल सकते हैं। सिस्टर्नी आपको देखने को मिलते हैं। इनका जो डायामीटर रहता है, ये जो आपको इसका डायामीटर देखने को मिलता है वो डायामीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। इनके डायामीटर की अगर बात की जाए, ये जो डायामीटर आपको देखने को मिल रहा है, इनका डायामीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर आपको इनका डायमीटर देखने को मिलेगा। ये जनरल पॉइंट्स मैंने आपको बताए, पूरे रिगार्डिंग टू द गोल्जी एपरेटस आपको बताया है। अब आ जाओ इसके बाद एनसीईआरटी की लाइन क्या है? varied in number, these are stacked parallel to each other, varied in number cisternae are present in the Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically
arranged near the nucleus with the distinct convex and cis phase and forming phase, concave दिख रहा है वो concave, trans और maturing phase. The cis and the trans phase of the organelle are entirely different but interconnected. Most important line जो मैंने अभी आपको बताई, दिख रहा है आपको, इसका सिस फेज एंड जो है एंटायरली डिफरेंट है बट दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सारे पॉइंट्स आपको रिगार्डिंग टू द गोल्जी एपरेटस समझ में आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट डायग्राम आप अच्छे से देखें, दिख रहा है आपको, ये किसको डिफाइन कर रही है, सिस्टर्नी। ये जो आपको देखने को मिल रही है क्या है, सिस्टर्नीज देखने को मिल रही है। दिख रहा है आपको थैलेनुमा स्ट्रक्चर, इसको कट किया गया, कट करने के बाद में ही आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे सर हमें ये जो पॉइंट है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिवली समझ में नहीं आ रहे हैं, आप हमें थोड़ा सा और इन डिटेल आप बताएं। वन बाय वन ईच एंड एवरी स्टेप मैं इसका डिकोड कर रहा हूँ, देखें। The Golgi apparatus is principally perform the function of the packaging material to be deliver either the intercellular target or the extracellular target. Most important line आप देखें इधर, ये मैंने एक सेल बनाया, इस सेल के अंदर ये मैंने इसका न्यूक्लियस बनाया है, न्यूक्लियस के अराउंड ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को मिला। रफली मैंने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको सर सेल का जो आउटर लेयर बना रहे हो ये आप डबल मेम्ब्रेन बना रहे हो क्या? डबल मेम्ब्रेन नहीं बना रहा हूँ, लिपिड बाइलेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिपिड बाइलेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ध्यान रखना। डबल मेम्ब्रेन नहीं बनाया बेटा, वो मैंने डबल मेम्ब्रेन नहीं बनाया, लिपिड बाइलेयर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ध्यान रखना इस चीज का। अब आ जाइए इसके बाद, ये जो मैंने यहाँ पे दिख रहा है आपको, अब यहाँ मैंने एक ही सिस्टर्नी बना दी है ना, मान लो ये मैंने बनाया, एक और बना देते हैं, ये लो, ये गोल्जी अपरेटस मैंने यहाँ बनाया। अब होगा क्या, यहाँ से एक वेसिकल्स आएगा पैकिंग के लिए, यहाँ से एक वेसिकल्स आएगा, ये भी पैकेजिंग जो इनिशियली जो पैकेजिंग होती है वो आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू इसको पैक कर करके गोल्जी अपरेटस के सिस फेज पे भेजा जाता है, ठीक है। सिस से जब ये ट्रांस से बाहर की तरफ ये रिलीज होते हैं, ट्रांस से बाहर की तरफ रिलीज होंगे, तो ये जो है ये मैच्योरिंग जो फेज होती है, इस मैच्योरिंग फेज के अंदर आपको लिपिड एंड प्रोटीन, मॉडिफाइड लिपिड एंड प्रोटीन्स देखने को मिल रहे हैं। इनका इनका आस पास में बैठी हुई, मान लीजिए एक सेल यहाँ पे बैठा है, इस सेल को अभी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ये एक सेल यहाँ पे मैंने बनाया, इस सेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो इसका टारगेट ये सेल होगी या फिर इसका टारगेट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर, यहां लिख रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा इसका टारगेट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा, या फिर जो इसका टारगेट है अदर सेल नियर बाय, कोई अदर सेल होगा, इसका टारगेट जो नियर बाय कोई अदर सेल होगा, ये हो सकता है। या फिर जो पैक्ड वेसिकल्स है, जो पैक्ड वेसिकल्स है उसका टारगेट सेल के अंदर इसका गोल्जी एपरेटस भी हो सकता है, इट मे बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट मे बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट मे बी माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया रफली यहाँ बना देता हूँ मैं एक, मान लो ये मैंने एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है, इट मे बी माइटोकॉन्ड्रिया, दिख रहा है आपको। जो इंट्रासेलुलर टारगेट है 1 नंबर मैंने लिखा, जो इंट्रासेलुलर टारगेट लिखा मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, का इंटरसेलुलर टारगेट ये 1 नंबर मान लीजिए, ये 2 नंबर मान लीजिए, ये 3 नंबर मान लीजिए, ये 4 नंबर मान लीजिए। समझ में आ रहा होगा, ये इसका 3 नंबर टारगेट और ये इसका 4 नंबर टारगेट ना। ये देखिए इंटरसेलुलर टारगेट भी काफी सारे हो सकते हैं, जनरल पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ।
ये एक्स्ट्रासेलुलर टारगेट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इंट्रासेलुलर टारगेट्स एंड सिक्रेटेड आउटसाइड फ्रॉम द सेल, ये सिक्रेटेड आउटसाइड फ्रॉम द सेल। अब सिक्रेटेड आउटसाइड फ्रॉम द सेल, तो ये कौन बना रहा है, गोल्जी एपरेटस से बना हुआ है, ठीक है। और इंट्रासेलुलर टारगेट ये आपको दिख रहे होंगे, इंट्रासेलुलर टारगेट की ये प्रोटीन सेम उसी जगह का है या नहीं है। दिस इज फ्लैट, यस दिस इज फ्लैट, आपको ट्रिक बताई थी, दिस इज फ्लैट। उसके बाद में आ जाइए, मेन वर्क क्या था, पैकेजिंग। मेन वर्क आपको प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, मेन फंक्शन क्या था इसका, फर्स्ट फंक्शन आपके सामने आ गया है इसका, पैकेजिंग, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन आ गया आपके पास में, पैकेजिंग, ठीक है। सेकंड नंबर, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाइए, material to be packed in the form of vesicles from the ear fuse with the sys phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. This explains why the Golgi apparatus remains close association with the endoplasmic reticulum. Question आएगा, why it is are always seen in the close proximity with the endoplasmic reticulum, because of जो भी वेसिकल्स के अंदर मटेरियल बन रहा है, वेसिकल्स के अंदर पैक होकर के ईआर से गोल्जी बॉडी की सिस फेस पे भेजा जाता है। ये जनरल पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट अब आ जाइए, अ नंबर ऑफ proteins synthesized by the ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase. Golgi apparatus is the important site for the formation of glycolipid and glycoprotein. Most important, बहुत बार पूछा गया है नीट एग्जाम के अंदर, इस पे मैं एन स्टार लगा रहा हूँ, एन स्टार 26 27 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली मैच द कॉलम भी बनता है। और ये मैंने आपको अभी बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको प्रोवाइड करेगा प्रोटीन। क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटीन। मान लीजिए ये एक प्रोटीन है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको प्रोवाइड करेगा लिपिड, आपको प्रोवाइड करेगा लिपिड, ठीक है। इस प्रोटीन एंड लिपिड को फर्दर मॉडिफाइड किया जाता है, ये प्रोटीन और ये आपका लिपिड, ठीक है। ये प्रोटीन है और ये लिपिड आपको देखने को मिल रहा है, प्रोटीन एंड लिपिड। ये RER का वर्क है, RER से प्रोटीन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है लिपिड। जैसे ही ये लिपिड एंड प्रोटीन किस में आता है, गोल्जी एपरेटस में, किस में आता है, गोल्जी एपरेटस के अंदर। तो गोल्जी एपरेटस इसको मॉडिफाइड करता है, ये एक शुगर पैटर्न लगाया है, क्या लगाया है, शुगर पैटर्न, कार्बोहाइड्रेट का पैटर्न लगाया है। यहाँ पर भी एक शुगर पैटर्न लगाया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक शुगर पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पैटर्न लगाया है। पैटर्न लगाने के बाद में ये इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोप्रोटीन। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन काम में आते हैं। ये क्या है इसका, ग्लाइकोलिपिड। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन के अंदर ये काम में आते हैं। रिकॉग्नाइज अगर सेल टू सेल करना है तो उसके अंदर ये वर्क करते हैं। क्लियर, ये रफली आपको बताया। प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस प्रोसेस के थ्रू ये होता है। तो पूरे कंप्लीट गोल्जी एपरेटस को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। गोल्जी एपरेटस के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको बताएं, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको डिकोड होता हुआ दिख रहा है। ये सारे पॉइंट्स आपसे कवर अप किए हैं। नेक्स्ट अब आ जाइए, नेक्स्ट आपका लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है, पहले इसके बारे में अच्छे से समझें। लाइसोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है, एक टर्म है लाइसोसोम के लिए, एक टर्म अपने यूज में लेकर के आते हैं, गर्ल एक टर्म है, कैसा कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये रफली अपने इसको यूज करते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आप सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, इसका जनरल अगर नेम आप देखें, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। लाइसोसोम को बोलते हैं
सुसाइडल बैग। इससे पहले जो गोल्जी एपरेटस है इसके लिए अपने एक जनरल वर्ड यूज करते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन। क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए। इसके लिए पोस्टमैन वर्ड यूज किया जाता है, पोस्टमैन। ठीक है। गोल्जी एपरेटस जो होता है वो खुद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तरीके से पोस्ट ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जनरल नेम है, बहुत रेयरेस्ट चांसेस हैं कि नीट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लाइसोसोम की अगर बात की जाए, एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इसको आप समझने की कोशिश करें। बहुत कम होता है कि आपसे इतना डिटेल वो कभी पूछ ले, पर आपको पता होना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इस रीजन की वजह से बता रहा हूँ कि हमें इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है। ये तो देखिए आप, एक रफली मैंने आपको आइडिया दिया। ये आपका न्यूक्लियस मैंने साइड में यहाँ बना दिया है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक, रफली मैंने बना दिया। यहाँ बनाया है मैंने गोल्जी एपरेटस। क्या बनाया है? ये एक गोल्जी की सिस्टर्नीज मैंने यहाँ पे बना दी। ठीक। इधर क्या होता है कि इधर से प्रोटीन इसकी सिस फेस पे, इधर से लिपिड इसकी सिस फेस पे, प्रोटीन एंड लिपिड के बाद में यहाँ से एंटायरली जो पैक होकर के एक बाहर की तरफ वेसिकल्स निकल रहा है, ये वेसिकल्स निकल रहा है। इस वेसिकल्स के अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। इस वेसिकल के अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अराउंड 40 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलेसिस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ बेटा आपको मैं, अगर आप अच्छे से देखें इसमें अराउंड 40 टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस देखने को मिलेंगे। ये जो वेसिकल्स बना है इसके लिए मैं टर्म यूज कर रहा हूँ GERL। ठीक है। ये वेसिकल एक्चुअल में है क्या? ये वेसिकल एक्चुअल में है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। ठीक है। लाइसोसोम भी कौन सा? प्राइमरी लाइसोम। लाइसोम भी कौन सा है? प्राइमरी लाइसोम। इसके लिए क्या बोला जाता है? लाइन जो है वो क्या आपको एनसीईआरटी लिख करके देती है कि लाइसोसोम इज द व्हाट इज लाइसोसोम। फर्स्ट लाइन अगर आप देखें, द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। समझ में आया कि लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड, क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल formed by the formed by the packaging, formed by the packaging action of packaging action of Golgi apparatus। गोल्जी एपरेटस सबसे पहला पॉइंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट हैज हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस, इसको एसिड हाइड्रोलिसिस बोला जाता है। अराउंड 40 टाइप्स, 40 टाइप्स। अब 40 टाइप्स के अंदर आपको सर 40 टाइप्स के अंदर कौन कौन से हाइड्रोलिसिस की कैटेगरी के अंदर क्या क्या आता है? हाइड्रोलिसिस के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेटेजेस आते हैं। इसके अंदर न्यूक्लिएजेस आते हैं, इसके अंदर आपके लाइपेजेस आते हैं, इसके अंदर आपके प्रोटीएजेस आते हैं। ये सभी के सभी क्या है? हाइड्रोलिसिस है, जो वर्क करते हैं एसिडिक पीएच पे। 40 टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, कार्बोहाइड्रेटेज, न्यूक्लिएज, लाइपेजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं। कार्बोहाइड्रेटेजेस के अंदर सारे जितने भी आपके एमाइलेज हैं या फिर डाइसैकेराइडेज हैं, ये सब आ जाएंगे। मतलब सुक्रेज है, माल्टेज है, लैक्टेज है, सब आ जाते हैं। न्यूक्लियसेस की बात करें तो न्यूक्लियसेस के अंदर एंडोन्यूक्लियसेस आ जाएंगे, एक्सोन्यूक्लियसेस आ जाएंगे, एंडोन्यूक्लियसेस हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस हैं। लाइपेजेस की अगर बात करें तो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले फैटी एसिड एंड जो फैटी एसिड्स हैं या फिर आपके ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स हैं या फिर फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं, उनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स आ जाएंगे। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि सेलेवरी सॉरी गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया, इंटेस्टाइनल लाइपेज हो गया, ये पैंक्रियाटिक लाइपेज हो गया, ये वर्ड यूज कर सकता हूँ। प्रोटीएजेस के अंदर
यहाँ पे गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल और पैंक्रिएटिक लाइपेजेस, पैंक्रिएटिक लाइपेजेस। प्रोटीजेस के अंदर आप नंबर ऑफ, लाइक मैं बोल रहा हूँ पेप्सिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, काइमो और ट्रिप्सिन है, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आपके प्रोटीजेस के अंदर आते हैं। तो इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ, जो यहाँ पे मैं 40 टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस बोल रहा हूँ ना, और ये सभी के सभी वर्क किस पे करते हैं, ऑप्टिमली वर्क ऑन द एसिडिक पीएच। ये सभी के सभी एसिडिक पीएच पे वर्क करते हुए दिखाई देते हैं आपको। जितने भी आपको हाइड्रोलाइसिस देखने को मिल रहे हैं, ये हाइड्रोलाइसिस आपको एसिडिक पीएच पे वर्क करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब लाइसोसोम मैंने यहाँ पे जो बनाया, ये आपको लाइसोसोम देखने को मिल रहा है। इधर से मैंने दिख रहा है आपको, ये लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड फूड इनटेक होगा। लिक्विड फूड इनटेक होगा तो जो यहाँ पे बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पिन्नोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं पिन्नोसाइटोसिस। ये बल्क ईटिंग, बल्क ड्रिंकिंग, बल्क ड्रिंकिंग, ठीक है, जो यहाँ पे बनता है इसको बोलते हैं पिन्नोसोम। क्या बोलते हैं, पिन्नोसोम। जो एंट्री लिया, यहाँ पे आपको सॉलिड पार्टिकल्स क्या मिलेंगे, सॉलिड पार्टिकल्स मिलेंगे। और ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कैसे हैं, पार्टिकल्स कैसे हैं, सॉलिड हैं। इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और ये बल्क ईटिंग, क्या वर्ड यूज करोगे इसके लिए, बल्क ईटिंग। इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं बल्क ईटिंग वर्ड यूज करेंगे। और इसका जो वेसिकल बनेगा, ये वेसिकल आपको देखने को मिल रहा है, ये जो वेसिकल बेटा आपको देखने को मिलेगा, इधर देखें, ये वेसिकल जो आपको देखने को मिलेगा। सर कोल्चिसिन केमिकल क्या है, ऑटोफैगोसोम समझा दो थोड़ा। ऑटोफैगोसोम आपको देखने को मिल रहा है। कोल्चिसिन बेटा, कोल्चिसिन आटमनेल, ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स को बनने नहीं देता है। कोल्चिसिन जो है एक माइटोटिक पॉइजन की तरह बिहेव करता है, जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं ना उनको नहीं बनने देता है, तो पॉइजन की तरह बिहेव करता है। कोल्चिसिन से मिलता है, जो एक तरीके से माइटोसिस को रोकेगा। ठीक है, दूसरा आपका डाउट है, ये आपको समझ में आ जाएगा, अभी अपने पढ़ेंगे ऑटोफैगोसोम क्या होता है। और इधर देखिए, दिख रहा है आपको, ये मैंने यहाँ पे बनाया, ये बना है फैगोसोम। क्या बना है, फैगोसोम। अब आप ये पिन्नोसोम और फैगोसोम, इन दोनों में से कोई भी अगर लाइसोसोम से अटैच होता है, चाहे ये अटैच हो चाहे ये अटैच हो, आपके पास में एक जो स्ट्रक्चर बनेगा, लाइसोसोम से कोई भी अगर इनमें से अटैच हुआ, अटैच होने के बाद में एक जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, रफली मैंने ये लाइसोसोम से इसको किसी एक को मैंने अटैच किया है, मान लो कोई एक इससे लाइसोसोम से अटैच हुआ। ठीक है, ठीक है, ये किसकी फॉर्मेशन करता है, एंडोसोम या फिर फैगोलाइसोसोम। इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो, इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो फैगोलाइसो, लाइसोसोम। और ये फैगोलाइसोसोम किसको डिफाइन करता है, सेकेंडरी लाइसोसोम को डिफाइन करता है, सेकेंडरी लाइसोसोम को डिफाइन करेगा। ये किसकी फॉर्मेशन करता है, फैगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है। और फैगोलाइसोसोम किसकी फॉर्मेशन करता है, मतलब किसको डिफाइन करता है, सेकेंडरी लाइसोसोम को डिफाइन करता है। देखें आप, ये क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक, अब डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होने के बाद में बचा हुआ जो रेजिडुअल पार्ट है, बचा हुआ जो इसमें रेजिडुअल पार्ट है, जो डैब्रीज होंगी जो आपने ईट किया था उसकी, प्लस जो एंजाइम्स जिसको अपने आप रीयूज कर सकते हो, उन एंजाइम्स को आप रीयूज कर सकते हो। इस पार्ट, इसको बोलते हैं रेजिडुअल लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल, रेजिडुअल, रेजिडुअल लाइसोसोम इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। क्या वर्ड यूज करते हैं, रेजिडुअल लाइसोसोम। ठीक है, ये जो रेजिडुअल लाइसोसोम आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या होता है, 3 डिग्री। क्या होता है ये, 3 डिग्री। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, देखें ढंग से, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री। आप कहेंगे सर ये क्यों आपने इरेज किया, ये इस वजह से इरेज किया ताकि आप समझ पाए। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री, और यहाँ पे एक मैं 4 डिग्री और बनाऊंगा ना अभी। तो इधर देखें आप,
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 डिग्री लाइसोसोम को, ये 2 डिग्री लाइसोसोम को, ये 3 डिग्री लाइसोसोम को, और ये 4 डिग्री लाइसोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखें अच्छे से क्या है ये। जो 4 डिग्री होता है ये होता है ऑटोफैगोसोम, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ ऑटोफैगोसोम। इसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्व कंडीशन के अंदर जब आप लंबे टाइम तक कुछ भी इनटेक सेल के अंदर नहीं हो रहा है, सेल के अंदर अगर किसी भी चीज का कोई इनटेक नहीं हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? ऑटोफैगोसोम। ये होता है आपका ऑटोफैगोसोम। मरता क्या नहीं करता, ये 4 डिग्री लाइसोसोम है। ये क्या है? 4 डिग्री लाइसोसोम की कैटेगरी के अंदर आता है। रेजिडुअल लाइसोसोम 3 डिग्री लाइसोसोम की कैटेगरी के अंदर आता है। समझ में आ रहा होगा आपको। और इसी वजह से ये यहाँ से बाहर की तरफ एग्जिट होना, ये बाहर की तरफ एग्जिट होना, ये किसको डिफाइन करता है? ये एक्सोसाइटोसिस। ये क्या है? एक्सोसाइटोसिस, बल्क के अंदर चीजों को बाहर फेंकना। ये क्या है? एक्सोसाइटोसिस। रफली मैंने बताया आपको। दिख रहा होगा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, एक सिंगल सेल ऑर्गेनेल नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल, जो सिंगल सेल के अंदर एक से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और लाइसोसोम वर्क किस पे वर्क करता है? वर्क्स एट, यहाँ लिख रहा हूँ, दिस ऑल एंजाइम वर्क्स ऑप्टिमली एट एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच पे ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो ये समझ में आया होगा एंटायर जो आपको लाइसोसोम के बारे में बताया है कि लाइसोसोम कैसा होता है, क्या क्या पॉइंट्स आपको इसके बारे में अच्छे से समझने हैं। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ ये पॉइंट लाइसोसोम और एनसीईआरटी लाइसोसोम के बारे में क्या लिखती है वो सारे भी मैं आपको एनालाइज करवा देता हूँ। देखिए इधर देखिए, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। पहला पॉइंट। सेकंड, the isolated lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme hydrolases। कौन कौन से? प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेटेजेस, ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। ठीक है, these enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein, lipids and nucleic acid। इन सभी को ये डाइजेस्ट करने के में इजीली इन सभी को ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। आपसे कोई जनरल पॉइंट पूछ ले तो आपको सारे पॉइंट्स समझ में आने चाहिए। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स को बोलते हैं। सारे बेसिक जनरल पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट एंड फाइनल, अब आ जाइए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है आपका? विक्यूल। विक्यूल क्या होता है? विक्यूल्स को आप अच्छे से समझे। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये देखें आप, वैक्यूल्स की अगर बात की जाए, एक प्लांट सेल का मैं आउटर मिडल ये मान सकते हो कि ये मैंने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है। ये एक मैंने सेकंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे बनाया है। ये मैंने एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है। इधर मैंने एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है। और फाइनली ये मैंने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर मैं मेच्योर प्लांट सेल की बात करता हूँ तो मेच्योर प्लांट सेल के अंदर ये आपको इसका मिडल लैमिला देखने को मिलेगा। मेच्योर प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो आप अच्छे से ये पॉइंट समझ सकते हैं। ये आपको इसका मिडल लैमिला देखने को मिल रहा है। ठीक, ये आपको इसका मिडल लैमिला अच्छे से देखने को मिल रहा है। ठीक, अब आ जाइए मिडल लैमिला, ये प्राइमरी सेल वॉल। अगर बाहर आप बनाना चाहें, इसके जस्ट बाहर आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी सेल वॉल मिलेगा। ये आपको प्राइमरी सेल वॉल देखने को मिलेगा। एक यंग प्लांट सेल है ये क्या है? एक यंग प्लांट सेल मान लीजिए। सेकंड नंबर एक मैच्योर प्लांट सेल और बना देते हैं ना अपने, ये यंग प्लांट सेल। और इधर एक अगर अपने मैच्योर प्लांट सेल की बात करेंगे तो मैच्योर प्लांट सेल के अंदर आपको सेकेंडरी सेल वॉल भी देखने को मिलेगा।
मेच्योर प्लांट सेल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन भी हो जाते हैं। ये लीजिए, ये सेकेंडरी सेल वॉल मैंने यहाँ पे बना दी है। समझ में आया? यंग प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस आपको कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस आपको मिड के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने यहाँ बनाया। वैक्यूल्स आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। वैक्यूल्स एब्सेंट भी हो सकती हैं। ये कैसा प्लांट सेल है? एक यंग प्लांट सेल है ना, यंग प्लांट सेल। कैसे पता चला यंग प्लांट सेल मुझे? रेड वाला क्या है इसके अंदर? मिडल लैमिला। क्या है? मिडल लैमिला मुझे देखने को मिल रहा है। जो पिंक वाला है वो क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। वहीं आपको ये जो देखने को मिल रहा है, ये वैक्यूल आपको देखने को मिलता है। बहुत मतलब छोटा आपको देखने को मिला। जैसे ये मेच्योर प्लांट सेल के अंदर कन्वर्ट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है? पेरिफेरल साइड के अंदर। स्मॉल एंड पेरिफेरल साइड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने यहाँ बना के बताया। उसके अलावा आपको इसके अंदर लार्ज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये आपको इसके अंदर वाइट जो बनाया हुआ है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, प्लस इसकी इनर साइड के अंदर आपको ये लार्ज वैक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। दिख रहा है आपको? ये लार्ज वैक्यूल्स, ये कैसा है? लार्ज वैक्यूल ऑक्यूपाइंग ऑक्यूपाई 90% अराउंड वॉल्यूम ऑफ एंटायर प्लांट सेल। एंटायर प्लांट सेल 90% वॉल्यूम। दूसरा, जितने भी फैट सॉरी वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। जनरल मैंने आपको बताया है वैक्यूलाइजेशन एक नॉर्मल यंग सेल से मैच्योर सेल की जो फॉर्मेशन होती है, ये क्या है? एक मैच्योर प्लांट सेल है। क्या है? मैच्योर प्लांट। ठीक। अब अपनी बात करते हैं, जनरल पॉइंट मैंने ये आपको बता दिए। ये है क्या? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इसमें होता क्या क्या है? इसके अंदर आपको वाटर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको वाटर अच्छा खासा देखने को मिलेगा। सैप आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ऐसे सब्सटेंसेस जो नॉट यूजफुल फॉर द सेल, नॉट यूजफुल फॉर सेल। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, excretory products and material which is not useful for cell, वो सभी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ प्रॉपरली एक एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, देखें आप क्या है। देखिए क्या है? The vacuole is a membrane-bound space found in the cytoplasm. It contains water, sap, excretory product, and other material not useful for the cell. The vacuole is bound to a single membrane is known as tonoplast. The plant cell vacuole can occupy around 90% of its volume. दिख रहा है आपको? जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये आपको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलता है। सिंगल मेम्ब्रेन इसकी पेरिफेरी पे आपको देखने को मिल रही है। और ये सिंगल मेम्ब्रेन को बोलते क्या हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके इंटरनल साइड के अंदर आपको जो सैप और जो मटेरियल देखने को मिल रहा है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक ये सारे बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर हैं बेटा। क्लियर हैं तो इसके बाद अपने आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है तो अपने आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द नंबर ऑफ आयन। जितने भी आयंस आपको देखने को मिलते हैं, ये मैं रफली एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब मान लीजिए ये एक सेल है। इस सेल के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसका न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है। ये नेक्स्ट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, रफली मैंने ये बनाया बेटा अब आपको समझाने के लिए। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और मिडल लैमेला बना देता हूँ। ये लो, आपको सर मिडल लैमेला नहीं बनाया, मिडल लैमेला नहीं बनाया। ये लीजिए, ये मैंने रफली एक
एक रफली मिडल लैमेला बना दिया ना। अब होता क्या है कि ये है, मान लीजिए मैं एक बड़ा मैंने यहाँ पे वैक्यूल बनाया, ये इसका साइटोप्लाज्म, ये इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इनकम्पैरेटिवली क्या रहता है, कम रहता है। यहाँ आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनकम्पैरेटिवली क्या रहता है, आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे क्या होता है कि आयंस है या फिर जितने भी अदर मटेरियल्स हैं जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, अदर मटेरियल जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये सभी सेल की जो इसका वैक्यूल है उसकी इनर साइड के अंदर आपको जाते हुए दिखाई देते हैं। हेंस देयर कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म इन द टोनो। सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट मींस इनर साइड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, बाहर क्या है, कम। एक पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि एंथोसाइनिन, सायानिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। एंथोसाइनिन आपको दिया हुआ है टेबल नंबर 9.3, ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 146, न्यू एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर होना चाहिए 108। ठीक है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है वाटर सोल्युबल पिगमेंट, वाटर सोल्युबल, वाटर सोल्युबल पिगमेंट है ये, वाटर सोल्युबल पिगमेंट। ये वाटर सोल्युबल पिगमेंट आपको देखने को मिलता है जो वन एंड ओनली एंथोसाइनिन है, एंथोजेंथिन भी होता है, ऐसा नहीं है कि जेंथिन नहीं है, इसके अलावा एंथोजेंथिन, एंथोजेंथिन भी आपको देखने को मिलेगा। पर स्पेसिफिकली जो आपके सिलेबस में वो क्या है, एंथोसाइनिन, वाटर सोल्युबल पिगमेंट फाउंड इन वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा वैक्यूल्स के वर्क क्या है, ये जनरल जो पॉइंट लिखा हुआ है ये मैं आपको रीड करवा देता हूँ, देख लें आप अच्छे से। एनसीईआरटी के अंदर, इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द नंबर ऑफ द आयंस एंड द अदर मटेरियल्स अगेंस्ट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, हेंस their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो आपको साइटोप्लाज्म से ज्यादा इसके अंदर देखने को मिलेगी। ये पॉइंट्स मैंने आपको बताई रिगार्डिंग टू द वैक्यूल। नेक्स्ट ये आपको पूरा कंप्लीट डिकोड किया। फाइनली आ जाइए जो इसके फंक्शन है। अगर मैं बात करता हूँ अमीबा की, इधर देखिए आप, ये मैंने एक अमीबा मैंने ड्रॉ किया है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर एक वैक्यूल आपको देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। समझने की कोशिश करें। ये नेक्स्ट टाइम, सेकंड टाइम मैंने यहाँ पे फिर से बनाया, फिर थर्ड टाइम मैंने यहाँ पे बनाया, फिर फोर्थ टाइम मैंने यहाँ पे बनाया ना, इधर देखिए आप। अब होगा क्या, रफली अगर आप ढंग से समझने की कोशिश करें, जो इसकी इनर साइड के अंदर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है, इसको मैं फैलता हुआ बना रहा हूँ ना, होगा क्या, ये सभी के सभी एक साथ इसके साथ मर्जअप होंगे। एक वाटर की एक ड्रॉप आप डालें, वाटर का एक आप ड्रॉप यहाँ पे डालते हैं, जैसे ही वाटर का आप ड्रॉप डालते हैं उसके आसपास आके छोटे ड्रॉप तो वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना, वैसा ही ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। ये बाहर वाले जितने भी छोटे छोटे जो वेसिकल्स देख रहे हैं उनको एक साथ जैसे ये ऊपर होगा मर्जअप कर लेगा। ये आपको 1 नंबर देखने को मिल रहा है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। 2 नंबर का साइज इनकम्पेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को मिल रहा होगा। 3 नंबर की अगर आप बात करें, ये लीजिए मैं साइड के इसके जो है हटा देता हूँ। ये 3 नंबर की अगर आप बात करें, थर्ड नंबर पे आप जाकर के देखें, आपको साइज और बड़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ से जब आप आ रहे हैं, ये कितना नंबर, ये मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिया है, ये इसको डिफाइन कर रहा है, इसके 3 नंबर। 4 नंबर की अगर बात की जाए, 4 नंबर पोजीशन पे जब मैं आ रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये यहाँ से बाहर की तरफ मटेरियल को रिलीज कर रहा है, दिख रहा है आपको, ये बाहर की तरफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है तो इसके अंदर जो मैटर आपको देखने को मिल रहा है, जो इसके अंदर आपको इसके मैटर देखने को मिल रहा है, ये छोटे 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 आसपास आकर के इस वैक्यूल के इकट्ठे हो जाते हैं। इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल,
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट करे, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में नंबर ऑफ मटेरियल इसके अंदर देखने को मिल रहा है, फिर और ये पूरा और अच्छे से फैल गया है, ये दिख रहा है आपको। और लास्ट के अंदर ये किनारे पे जाकर के ब्रश होता है और मटेरियल को बाहर की तरफ रिलीज कर देता है। तो एक्चुअल वर्क इसका क्या है, एक्सक्रीशन के अंदर ये काम कर रहा है। फूड वैक्यूल की भी फॉर्मेशन करता है, ऐसा नहीं है कि फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होती, बट इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो दो वर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपको अमीबा के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है। समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पैरामीशियम की बात की जाए बेटा, पैरामीशियम अगर आप देखिए, ये पैरामीशियम मैंने बनाया है, ये इसका गलेट। इस पैरामीशियम के अंदर ये आपको इसके काफ़ी सारे सीलियाज देखने को मिल रहे हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की कैटेगरी के अंदर आता है और सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है। क्या है ये, सीलिएटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन। पैरामीशियम यूनिसेलुलर यूकैरियोट और एक प्रोटिस्ट, क्या बोल सकते हो आप इसको, प्रोटिस्ट। ये भी अमीबॉइडल आपको प्रोटोजोन देखने को मिलता है, और ये भी सूडोपोडिया जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ये भी एक प्रोटिस्ट है। इसके अंदर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके गलेट को, ये रिप्रेजेंट करता है गलेट। ये इसका साइटोफेरिंग्स है, ये साइटोफेरिंग्स है। ये इसके अपर साइड के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके सीलिया को। ये फूड पार्टिकल जिसको ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड पार्टिकल को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स द गलेट। ठीक है, गलेट के अंदर जैसे ये इनर साइड के अंदर आएगा, आते ही किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ पर ये मटेरियल आपको फूड पार्टिकल्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये बनता है, ये जो फूड पार्टिकल्स इसके इनर साइड में, ये किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन कर लेता है। इसके अंदर बना फूड वैक्यूल। ठीक है, एक चीज और देखें, इसके अंदर दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, एक होता है मेगा न्यूक्लियस इसका, और एक होता है इसके अंदर माइक्रो, मतलब एक होता है स्मॉलर और एक होता है लार्जर। दो इसके अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ये होता है मेगा न्यूक्लियस और ये इसका एक माइक्रो न्यूक्लियस जो होगा वो इसके रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, और मेगा वाला इसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ये जो फूड वैक्यूल इसके अंदर बना है, ये फूड वैक्यूल एंटायर पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर घूमता है, लाइसोसोम से अटैच होकर के डाइजेशन का वर्क चलता है यहाँ पे, है ना। इन सभी के अंदर इंटरसेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तो सारी वर्किंग सिंगल सेल के थ्रू ही होगी। बेटा गैस वैक्यूल्स की अगर बात की जाए तो ये आपको जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें देखने को मिलता है। फूड वैक्यूल है या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। ओनली गैस वैक्यूल्स आपको वहां देखने को मिलेंगी। ठीक है, गैस वैक्यूल्स अगर बात की जाए, गैस वैक्यूल अपने पढ़ करके आए थे, बीजी पीजी आपको याद होगा। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, गैस वैक्यूल्स आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे जनरल पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए रिगार्डिंग टू द एंटायर वैक्यूल। ये वैक्यूल का जनरल पॉइंट, ये वैक्यूल के जनरल पॉइंट और ये वैक्यूल के जनरल पॉइंट्स। अब कुछ डायग्राम्स हैं, इनको आप अच्छे से एनालाइज करें। देखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर कट कर करके मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कट करके देखने पर आपको ये प्रोटीन के साथ अटैच हुए कार्बोहाइड्रेट दिख रहे हैं आपको, अपर साइड में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल रहे हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दिख रहा होगा आप लोगों को, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये लिपिड, ये फॉस्फोलिपिड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये आउटर आपको हाइड्रोफोबिक रीजन, ये इसका हाइड्रोफोबिक रीजन, सबसे इनर साइड के अंदर हाइड्रोफिलिक रीजन आपको देखने को मिलेगा। दिख रहा है आपको जनरल, अगर आप अच्छे से एनालाइज करें, एक 3D व्यू आपको बताया हुआ है। उसी के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस व्यू को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। ये पूरा एंटायर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन कर रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बीच में ये फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के मिड के अंदर जगह जगह आपको फॉस्फोलिपिड के मिड में आपको ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है। इधर देखें आप, ये कोलेस्ट्रॉल आपको देखने को मिला। ये देखिए कोलेस्ट्रॉल, और ये माइक्रोफिलामेंट जो मैंने आपको बताया था कि इनर साइड के अंदर अभी मतलब अपने पढ़ेंगे इसके बारे में साइटोस्केलेटन एलिमेंट में, कि इनर साइड के अंदर स्ट्रेंथ देते हुए दिखाई देते हैं। बाहर की तरफ लिपिड से और प्रोटीन से अटैच कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड से अटैच कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिल रहा होगा। ये बाहर की तरफ कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है, जो ये प्रोटीन से अटैच है, लिपिड से अटैच है। जो प्रोटीन से अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन आप बोलेंगे, वहीं अगर ये लिपिड से अटैच होगा, लिपिड से अटैच होगा, दिख रहा है आपको, ये लिपिड से अटैच होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। ये प्रोटीन से अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन। बाहर भी नंबर ऑफ फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं, फाइबर्स ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। जो एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स हैं, उनमें इनर साइड के अंदर जो इसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वो है आपके माइक्रोफिलामेंट। ये पेरिफेरल प्रोटीन जो इनर साइड के अंदर, पेरिफेरल का मीनिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर की तरफ जो पेरिफेरल आपको देखने को मिलते हैं, ये इनर साइड की पेरिफेरल प्रोटीन्स आपको देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर बात की जाए, ये एक्स्ट्रासेलुलर साइड, ये बाहर की साइड आपको देखने को मिलती है, ये एक्स्ट्रासेलुलर साइड को डिनोट कर रहा है। कुछ समझ में आया? एंटायर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये पूरा लिपिड बाइलेयर, बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आपको रिजिडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता हुआ दिखता है। ये पूरा सी है किसका, लिपिड्स के सी के अंदर ये आइसबर्ग दिख रहे हैं आपको, ये आइसबर्ग आपको प्रोटीन्स के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वो प्रोटीन जो इंटीग्रल प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह भी बिहेव कर रहा है, दिख रहा होगा ये आपको, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो इनर साइड और आउटर साइड के अंदर दोनों तरफ। समझ में आया? जनरल पॉइंट है। अब आ जाइए, इसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताया। अब पैकेजिंग जो अभी अपने पढ़ करके आए हैं, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए बेटा। इधर देखिए, ये सिर्फ आपके ऑब्जर्वेशन के लिए है, लेबलिंग पे मत जाएं आप इसकी। ये आपको पूरा कंप्लीट गोल्जी एपरेटस देखने को मिल रहा है, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दिख रहे हैं आपको, ये वेसिकल्स पैक होकर के गोल्जी बॉडी की सिस फेज पे आती है। सिस फेज से, ये सिस फेज पे आने के बाद में इंटरनल साइड में इनको मॉडिफाइड किया जा रहा है। मॉडिफाइड करने के बाद में यहाँ से जो वेसिकल्स निकल रहे हैं, इन वेसिकल्स को सिक्रेटरी, मेजरली इनका कौन सा नेचर रहता है, सिक्रेटरी नेचर आपको देखने को मिल रहा है। सेल के बाहर ये आउटर साइड के अंदर जाती हुई दिख रही है। समझ में आई बात? तो ये जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आए रिगार्डिंग टू द पैकेजिंग एक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक जनरल वर्क। और ये लिपिड बाइलेयर जैसा ही आपको देखने को मिल रहा है। समझ में आया? अब आ जाइए, सेम सिमिलर स्ट्रक्चर आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ये गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी के अंदर वेसिकल्स की फॉर्मेशन समझ में आ रहा होगा। वेसिकल्स मूव फ्रॉम ईआर टू गोल्जी बॉडी में एंट्री लेगा। वेसिकल्स जो आपको इनर साइड के अंदर मॉडिफाइड होते हुए दिखते हैं, फिर इसके सिस्टर्नी के बाद में यहाँ से बाहर की तरफ रिलीज होंगे। ये ट्रांसफेज है, इस ट्रांसफेज पे गोल्जी एपरेटस से बाहर की तरफ निकलती हुई छोटी छोटी वेसिकल्स आपको देखने को मिल रही है। क्लियर? फिर आ जाइए, इसके बाद में रफली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे प्रेजेंट है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल रहे हैं इसके अराउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस रेटिकुलम पे अटैच दिख रहा है आपको, इस रेटिकुलम पे अटैच राइबोसोम्स, और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ भी आपको राइबोसोम देखने को मिल रहे होंगे। ये जो पॉइंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिप्रेजेंट कर रहा है अपर साइड के अंदर, दिख रही है ये ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर, ये ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर है। ये जो होती है सिस्टर्नी और वेसिकल्स की फॉर्म में, किस फॉर्म में होती है, सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स की फॉर्म में होती है, RER। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर इसके बाद ये आ जाइए, सेम दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस के अराउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को मिल रहा है। ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये जो रिमार्केशन किया हुआ है, ये किसको रिमार्क किया हुआ है, ये NPC न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को रिमार्क किया हुआ है। समझ में आया? नेक्स्ट अब आ जाइए, इसके बाद फाइनली न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से मेटल पैक होकर गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस से बाहर की तरफ
रिलीज होता है। तो सारे पॉइंट्स वन बाय वन आपको अच्छे से समझा दिए, कैसे आपको प्रोसीड करना है, एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर है। आई थिंक इन डायग्राम से आपको और क्लैरिटी आ गई होगी पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक, जिसके अंदर अपनों ने एंटायर सेल के बारे में अच्छे से देखा, एक एक पॉइंट अपने अच्छे से समझ चुके हैं। ये सेल, सेल के बाद इसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में अपनों ने अच्छे से देखा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद अगर अपने प्रोसीड करें, अगर देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ते पढ़ते ये अपना गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस के बाद लाइसोसोम, वैक्यूल, और ये पूरे डायग्राम्स के थ्रू अपनों ने इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट डिकोड किया है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे, मैं जैसे ही ऐप में अपलोड हो जाएंगे मैं आपको ग्रुप के अंदर मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, आपको इसको सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के साथ प्रोसीड करने वाले हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से अपने चैप्टर नंबर 13 का बेस मैं पूरा कंप्लीट यहीं पे आपको बता दूंगा, कैसे कैसे उसको अच्छे से समझना है। चैप्टर नंबर 14 ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, न्यू एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 12, और जो प्लास्टिड्स हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट को इन डिटेल अपने देखेंगे। जो चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का बेस है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इन चैप्टर्स के अंदर जो पॉइंट्स अपने कवर अप कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक हेल्प कर सकते हैं। गोल्जी अपरेटस है होता है वो एक्रोसोम की फॉर्मेशन करता है, मैं इन डिटेल नहीं उसको लेकर गया। एक्रोसोम, मेल के अंदर जो स्पर्म सेल्स होती है उसकी एक्रोसोम की फॉर्मेशन गोल्जी अपरेटस से शुरू होती है, अपरेटस से होती है। और फीमेल के अंदर जो ओवम बनता है, उस ओवम के अंदर सेकेंडरी oocyte के अंदर जो ओवम, सेकेंडरी oocyte से जो ओवम की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन भी गोल्जी अपरेटस से होती है। तो आई थिंक ये सारे बेसिक जनरल पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।